classes. प्रिय छात्रों, आज गुरुत्वाकर्षण में अगले बिंदु पर बात करेंगे और अगला बिंदु में जो बात करने जा रहे हैं वह है कक्षीय वेग। कक्षीय वेग जिसे इंग्लिश में ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है जिसका रेडियस r है और ये अर्थ का कक्षा है जिसका है r+h, जिसके चारों तरफ मून जो है रिवॉल्व कर रहा है। प्रश्न ये है कि कक्षीय वेग है क्या? कक्षीय वेग वह वेग है जिस वेग के द्वारा कोई उपग्रह ग्रह की कक्षा में परिक्रमण करता है। जिस वेग के द्वारा कोई उपग्रह किसी ग्रह की कक्षा में परिक्रमण करता है। जैसे उपग्रह सैटेलाइट चंद्रमा है। चंद्रमा ग्रह मतलब प्लेनेट पृथ्वी के वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण कर रहा है। तो परिक्रमण जब कर रहा है वृत्ताकार पक्ष में, तो उस वहां अभिकेंद्रक बल लगेगा। अभिकेंद्रक बल लगेगा तो अभिकेंद्रक बल देगा कौन? अभिकेंद्रक बल देगा चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच का लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वह देगा यहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्रक बल। ठीक है, वह देगा आवश्यक अभिकेंद्रक बल। तो यहाँ पर कक्षीय वेग का फॉर्मूला होगा v0 = gm/r+h। ठीक है, कक्षीय वेग का फॉर्मूला होगा v0 = √gm/r+h। ठीक है, जहां m जो है ग्रह का जो है द्रव्यमान है और r जो है ग्रह की त्रिज्या है। ठीक है, लेकिन gm = gr²। तो v0 होगा √gr²/r+h। ठीक है, v0 होगा √gr²/r+h। ठीक है, यदि h लेस देन r काफी छोटा है तब v0 होगा √gr²/r और v0 हो जाएगा √gr। समझ गए? v0 का मान जो होगा वह होगा √gr। ठीक, नो प्रॉब्लम। तो आपने समझा, अगर ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या भी दी गई है तो फार्मूला लगाइएगा gm = √gm/r+h और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है तो v0 होगा √gr²/r+h। ठीक है, फाइनली नेगलेक्ट करके v0 कितना आया? v0 आया √gr। ठीक है, अब देखिए पलायन वेग एवं कक्षीय वेग में संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है जिस पर आपको प्रश्न आता है। पलायन वेग एवं कक्षीय वेग में संबंध।
तो भी ई इक्वल टू कितना होगा, भी इक्वल टू √2gr, और v इक्वल टू कितना √2 इंटू √gr, और v इक्वल टू कितना हुआ √2 इंटू v0, v इक्वल टू √2 इंटू v0, और v अपॉन v0 इक्वल टू √2 अपॉन 1 इक्वल टू √2:1। ठीक है, ये बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है। देखिए दोनों का अनुपात जो होता है कक्षीय वेग एवं पलायन वेग का, कक्षीय वेग एवं पलायन वेग का जो अनुपात होता है वह होता है √2:1, √2:1 ये अनुपात होता है, ये बात याद रखिए। तो आप समझ गए, अगर पलायन वेग निकालना है, डायरेक्ट कक्षीय वेग दिया गया है, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, v इक्वल टू √2 इंटू v0। मतलब कक्षीय वेग का मान अगर √2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, कक्षीय वेग का मान √2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, तब उपग्रह जो है अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा। ठीक है, उपग्रह जो है अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल इसको कहते हैं ऑर्बिटल पीरियड, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑर्बिटल पीरियड। ठीक है, इसे इंग्लिश में ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। तब यहाँ t इक्वल टू कितना होगा, मान लीजिए कि दूरी मालूम है और वेग मालूम है, दूरी और वेग मालूम है और टाइम निकालना है, दूरी और वेग मालूम है और समय निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, t इक्वल टू दूरी अपॉन वेग। ठीक है, तो दूरी का मान यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पृथ्वी की कक्षा का परिधि, ठीक है, अपॉन कक्षीय वेग। ठीक है, t इक्वल टू होगा 2πr+h, परिधि जो हुआ वो हुआ t इक्वल टू 2πr+h अपॉन कितना v0। ठीक है, और t इक्वल टू हुआ 2πr+h अपॉन √gm अपॉन r+h, और t इक्वल टू 2π√r+h द होल क्यूब अपॉन gm। ठीक है, t इक्वल टू 2π√r+h द होल क्यूब अपॉन gm, और इसको लिख सकते हो t समानुपाती r+h का पावर 3/2। t सम ये हुआ ऑर्बिटल पीरियड। ठीक है, यह हुआ आपका कक्षीय परिक्रमण काल। ठीक है, एक परिक्रमण काल हुआ ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड का फॉर्मूला जनरल t इक्वल टू 2π√r+h द होल क्यूब अपॉन gm, और t प्रोपोर्शनल r+h द होल क्यूब अपॉन t इक्वल टू r+h का पावर कितना 3/2। ठीक है, ये तो आप समझ गए, कक्षीय वेग समझ गए कि जिस वेग के द्वारा कोई उपग्रह ग्रह के कक्षा में परिक्रमण करता है वो कक्षीय वेग हुआ, और जितना समय लगता है उसे कक्षीय काल कहते हैं। ठीक है, तो एक देखिए एक और टर्म है, वो है भू-अस्थायी उपग्रह। भू-अस्थायी उपग्रह, इसको संचार उपग्रह भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, भू-अस्थायी उपग्रह। तो देखिए भू-अस्थायी उपग्रह वह उपग्रह है जो अपनी कक्षा में उस वेग से परिक्रमण करता है जिस वेग के द्वारा पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती है। ठीक है, ये अदर उपग्रह अन्य उपग्रह से थोड़ा हटकर है, जिसे भू-अस्थायी उपग्रह कहते हैं।
भू अस्थायी उपग्रह, फिर से समझ लीजिए कि भू अस्थायी उपग्रह वह उपग्रह है जो अपनी कक्षा में उसी वेग से परिक्रमण करता है जिस वेग से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी के सापेक्ष इस उपग्रह का वेग जो होता है, अर्थात सापेक्षिक वेग जो होता है, वो शून्य होता है। पृथ्वी के सापेक्ष इसका वेग अर्थात सापेक्षिक वेग जो होता है वो शून्य होता है। अतः पृथ्वी के सतह से किसी प्रेक्षक को वह उपग्रह स्थिर दिखाई पड़ता है। ठीक है, पृथ्वी के सतह से वह उपग्रह स्थिर दिखाई पड़ता है, इसीलिए उसका नाम है भू अस्थायी उपग्रह। भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है वह 24 आवर होता है, जो पृथ्वी का है। भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल जो है वो 24 आवर होता है, जो पृथ्वी का है। ठीक है, समझ गए। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि इसकी ऊंचाई जो होती है वो नियत होती है। भू अस्थायी उपग्रह की ऊंचाई जो होती है नियत होती है, और इसके ऑर्बिट को, इसकी कक्षा को पार्किंग कक्षा कहते हैं। इसकी कक्षा को पार्किंग कक्षा कहते हैं। तो यदि किसी न्यूमेरिकल में यदि भू अस्थायी उपग्रह लिखा है तो सीधे उसका परिक्रमण काल आप क्या ले सकते हैं? 24 आवर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, उपग्रह की ऊर्जा, उपग्रह की ऊर्जा, पहला है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा U = -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r, जहां स्मॉल r = कैपिटल R प्लस H। ठीक है, जहां स्मॉल r = कैपिटल R प्लस H। ठीक है, यहां पर जो है अगर सतह पर लेंगे तो कैपिटल R और ऊंचाई पर लेंगे तो कैपिटल R प्लस H, तब यह हुआ स्थितिज ऊर्जा। दूसरा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होगा K बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R। ठीक है, वही स्मॉल r = R प्लस H। गतिज ऊर्जा K = होगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R। ठीक है, और तीसरा है कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा जो है, कुल ऊर्जा E बराबर होगा U प्लस K। ठीक है, कुल ऊर्जा E = U प्लस K। E बराबर -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R। E = हुआ -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R। ठीक है, ये हुआ उपग्रह की कुल ऊर्जा का मान। उपग्रह की कुल ऊर्जा का मान E = -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R। उपग्रह की कुल ऊर्जा जो होती है, उपग्रह की कुल ऊर्जा निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। ये बात समझ लीजिए, किसी भी उपग्रह की कुल ऊर्जा जो होती है वो ऋणात्मक होती है, निगेटिव होता है। निगेटिव साइन क्या ये शो करता है? निगेटिव साइन क्या दर्शाता है? निगेटिव साइन दर्शाता है कि कोई भी ग्रह सूर्य की कक्षा में जिस तरह से बंधा हुआ है, वो उपग्रह भी उस ग्रह के कक्षा में उसी तरह से बंधा हुआ है। ठीक है, समझ गए। ऋणात्मक चिन्ह यहां प्रदर्शित करता है कि जिस प्रकार से कोई ग्रह सूर्य की कक्षा में बंधा हुआ है, उसी प्रकार से उपग्रह उस ग्रह की कक्षा में बंधा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर यदि किसी उपग्रह में इतनी ऊर्जा दी जाए, ठीक है, यदि किसी उपग्रह में इतनी ऊर्जा दी जाए कि वह अपने कक्षा से पलायन कर जाए, अपनी कक्षा से पलायन कर जाए, इतनी ऊर्जा दी जाए किसी उपग्रह को कि वह अपनी कक्षा से पलायन कर जाए, तब उस ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा =
ब्रैकेट में उपग्रह की कुल ऊर्जा, बंधन ऊर्जा निकालना है तो बंधन ऊर्जा बराबर माइनस ब्रैकेट में उपग्रह की कुल ऊर्जा। तब ये क्या कंसेप्ट मिला, कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है और बंधन ऊर्जा कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब समझ गए। अब अगर इसको ऊर्जा को ग्राफिकली अगर हम शो करें तो ये जो है आपका, ये यहाँ पर आप ये जो है, ये लाइन जो है ये पॉजिटिव है, ये गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यह जो है वह कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है राइट, और यह जो है वो स्थितिज ऊर्जा को। याद रखिएगा, अगर ऊर्जा को ग्राफिकली प्रश्न आता है, ग्राफिकली प्रश्न, और पूछा जाए कि ये लाइन जो है क्या प्रस्तुत करता है, क्या दर्शाता है, तो याद रखिएगा ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ किसका हुआ, ये ग्राफ ऊर्जा का हुआ, उपग्रह की ऊर्जा का हुआ। तो ये लाइन जो है वो है आपका गतिज ऊर्जा का, ये लाइन जो है वह है आपका गतिज ऊर्जा का। ठीक है, यह लाइन जो है यह है आपके कुल ऊर्जा का। ठीक है, यह लाइन जो है वह है कुल ऊर्जा का, और यह लाइन जो है वह है स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, यदि किसी वस्तु को दिए गए वेग से पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाता है, उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। क्या है, यदि किसी वस्तु को दिए गए वेग से पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाता है, उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। फॉर्मूला होता है H इक्वल टू R अपॉन VE स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर माइनस 1। H इक्वल टू R अपॉन H इक्वल टू R अपॉन V स्क्वायर माइनस 1। H इक्वल टू R अपॉन V स्क्वायर माइनस 1 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। H क्या हो गया, वस्तु के द्वारा प्राप्त ऊंचाई, R क्या हो गया, पृथ्वी की त्रिज्या, V क्या हो गया, पलायन वेग, और V जो हुआ जिस वेग के द्वारा वस्तु को फेंका गया। समझ गए। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, क्वेश्चन को जरा ध्यान समझिए। मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु को पृथ्वी के सतह से kVe वेग से फेंका जाता है, जहां k लेस देन 1। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से kVe वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, जहां k लेस देन 1। तब वस्तु के द्वारा पृथ्वी के केंद्र से प्राप्त महत्तम ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, सतह से नहीं, पृथ्वी के केंद्र से प्राप्त महत्तम ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, H इक्वल टू R अपॉन VE स्क्वायर अपॉन V का मान आपको दिया गया है। V का मान क्या, के VE स्क्वायर दिया है, तो K स्क्वायर VE स्क्वायर
-1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वी स्क्वायर कैंसिल और h इक्वल टू आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, h इक्वल टू आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। ये आंसर जो हुआ वह पृथ्वी की सतह से हुआ, ध्यान रखिएगा, यह आंसर हुआ वो पृथ्वी की सतह से हुआ। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा एग्जाम में, जरा ध्यान से क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। अगर सतह से दिया गया है तो यह आंसर होगा, आपका 4 चॉइस दिया रहेगा, वही 4 चॉइस में कंफ्यूज कर जाओगे। अगर सतह से पूछेगा तो यह आंसर होगा h इक्वल टू आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। यदि केंद्र से पूछता है तो केंद्र से r प्लस h होगा, r प्लस आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर बराबर r माइनस आर के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। आर के स्क्वायर कैंसिल, r अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो केंद्र से अगर पूछता है तो केंद्र से पूछेगा तो इसका वैल्यू होगा r अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में केपलर ने 3 नियम दिया, जिसे केपलर का नियम कहते हैं। केपलर ने क्या नियम दिया? पहला केपलर ने दिया नियम कि प्रत्येक ग्रह मतलब प्रत्येक प्लैनेट सन को फोकस मान करके, ठीक है, प्रत्येक प्लैनेट सन को फोकस मान करके उसके दीर्घवृत्त कक्षा में, उसके दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है, ठीक है। यहां पर केपलर का प्रथम नियम है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य को फोकस मान करके उसके दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है। इस नियम को कक्षा का वेग इस नियम को कक्षा का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। सेकंड जो नियम दिया वह दिया कि प्रत्येक ग्रह बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल बनाता है। प्रत्येक ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल बनाता है। अगर समय समान है तो यहां पर देखिए, यहां पर होगा ट्रायंगल ए ओ बी बराबर ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी बराबर ट्रायंगल बी ओ सी। इसे क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। इस सेकेंड लॉ को, केपलर के सेकेंड लॉ को क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। क्षेत्रफल का नियम समझ गए, समान समय में समान क्षेत्रफल काटता है ग्रह, ठीक है। इससे आपको एक बात को ध्यान रखिए, क्षेत्रफल dA अपॉन dt बराबर होगा 1/2 r इंटू भी, ठीक है। d अपॉन dt बराबर 1/2 r इंटू भी, जहां r त्रिज्या है और v क्या है, वेग है, ठीक है। इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, dA अपॉन dt इक्वल टू L अपॉन 2m, dA अपॉन dt इक्वल टू L अपॉन 2m, जहां L जो है वह कोणीय संवेग है, जहां L जो है वो कोणीय संवेग है, ठीक है। तो dA अपॉन dt इक्वल टू L अपॉन 2L, ठीक है, L अपॉन 2m, जहां कोणीय संवेग है, L कोणीय संवेग है। दूसरी बात यहां पर ध्यान रखिए, किसी भी परिक्रमण करते हुए ग्रह
या उपग्रह, किसी भी परिक्रमण करते हुए ग्रह या उपग्रह का कोणीय संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है। ग्रह या उपग्रह का कोणीय संवेग जो होता है वह संरक्षित होता है। ये बात को ध्यान रखिए, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है मतलब आई ओमेगा इक्वल टू नियत। कोणीय संवेग को हम आई ओमेगा से डिनोट करते हैं। आई हो गया जड़ता गुण और ओमेगा होगा कोणीय वेग। आई ओमेगा इक्वल टू नियत, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। आई का मान क्या होगा mr स्क्वायर, ओमेगा का मान क्या होगा v/r इक्वल टू नियत। ठीक है, आर आर कैंसिल, mvr इक्वल टू नियत। ठीक है, mvr इक्वल टू नियत, या m तो कांस्टेंट होगा, vr इक्वल टू नियत। v समानुपाती 1/r। ठीक है, v समानुपाती क्या हुआ 1/r। जहां पर दूरी जो है अधिक होगी वहां वेग कम होगा, एवं जहां दूरी कम है वहां वेग अधिक होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए इलिप्टिकल दीर्घवृत्तीय है, यहाँ पर सन है, एक दूरी यहाँ है और एक यहाँ है, तो यहाँ पर जो है यहाँ अगर ग्रह घूमते घूमते यहाँ पर आता है, यहाँ पर, तो सूर्य से दूरी क्या है कम, तो यहाँ पर वेग क्या होगा अधिक। ठीक है, और घूमते घूमते यहाँ पर आया तो सूर्य से उसका क्या होगा ज्यादा, अधिक है दूरी, तो वेग क्या होगा कम। ठीक है, समझ गए। तो Vr इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V प्रोपोर्शनल कितना हुआ 1/r। और अंतिम एक नियम है जिसे तीसरा नियम कहते हैं, केपलर का तीसरा नियम कहते हैं। वो क्या है कि परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह एवं सूर्य के बीच के माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। समझ गए, परिक्रमण काल का वर्ग यहां पर सूर्य एवं ग्रह के बीच के माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। इसे परिक्रमण काल का नियम कहते हैं। परिक्रमण काल का नियम कहते हैं, बात को समझ गए, मतलब t स्क्वायर प्रोपोर्शनल r का पावर 3, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल r का पावर 3। ठीक है, और t प्रोपोर्शनल r का पावर 3/2 और t प्रोपोर्शनल r का पावर 3/2। और ये जो हुआ परिक्रमण का नियम हुआ। समझ गए, ये अंतिम नियम है केपलर का, जिसे तीसरा नियम कहते हैं। क्लियर। तो गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत जितने हमने सूत्र आपको बताए वो काफी महत्वपूर्ण है। इतना सूत्र से इस कंसेप्ट के आधार पर प्रत्येक साल नीट में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ गए। धन्यवाद।